हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कुकू। कहानी की शुरुआत होती है एक घरेलू लड़ाई के साथ, जो देखने वालों को पहले सीन से ही फिल्म की पूरी कहानी समझा देगी। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां पर हम एक कपल की लड़ाई की आवाज सुनते हैं। वहां उनकी एक बेटी भी होती है जो इन आवाजों से जाग जाती है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ अजीब होता है और वो अजीब तरीके से हिलने लगती है, जैसे कि उसको कोई दौरा पड़ रहा हो। यहाँ से कहानी एक डार्क और मिस्टीरियस मोड़ लेती है जो देखने वालों को शॉक्ड कर देगी। अब वो लड़की अपने कमरे से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि वो अपने कानों से कुछ सुन रही है। उसके कान भी हिल रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पक्षी या जानवर के हिलते हैं। ये सीन देखकर आपको ये फील होता है कि ये सिर्फ एक आम हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है। इसके बाद वो जंगल की तरफ चल देती है और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। अब हम एक दूसरी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक टीनेज लड़की होती है जिसका नाम ग्रेशन होता है। उसके पिता का नाम लुइस है और उसकी स्टेप मदर का नाम बेथ है, और उसकी एक हाफ सिस्टर आमला भी होती है। आमला एक अजीब लड़की होती है जो किसी बीमारी का शिकार थी, और ये बीमारी इस पूरी कहानी में एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट बन जाती है। आमला बोल नहीं सकती थी, और ग्रेच की बात करें तो उसको अपनी स्टेप मदर बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसको माँ तक भी नहीं मानती थी। ये नफरत और दुश्मनी की कहानी ग्रेच के कैरेक्टर को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है, जो फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाएगी। खैर, अब वो लोग एक नए टाउन के रिजॉर्ट में जा रहे होते हैं जहां अब से वो रहने वाले थे। यहाँ पर फैमिली की डायनामिक्स और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया जाता है। रिजॉर्ट पहुंचकर हमें रिजॉर्ट के ओनर कॉनिक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कॉनिक ग्रेच को देखकर हैरान रह जाता है और उस पर नजरें जमा लेता है। ये नजरें सिर्फ एक इंसानी क्यूरोसिटी नहीं है, बल्कि एक शैतानी इरादे की तरफ इशारा करती है, जो आगे जाकर कहानी में एक खौफनाक मोड़ लेकर आएगी। यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि कॉनिक बेथ के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जो लुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। खैर, हम आमला को भी देखते हैं जिसके पास एक टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस होता है जिससे वो बातें करती थी। अब सब लोग रिजॉर्ट के अंदर चले जाते हैं और ग्रेच बाथरूम में होती है, जहाँ पर वो अपनी असली माँ के वॉइस मैसेज सुन रही होती है। ये वॉइस मैसेजेस एक तरह का हॉन्टिंग एलिमेंट बन जाते हैं। ग्रेच की असली माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। इसी बीच बेथ वहाँ पर आकर ग्रेच को कहती है कि वो जल्दी से बाहर आए ताकि वो आमला का ध्यान रख सके। ग्रेच उस वक्त अपनी माँ की यादों में खोई होती है, लेकिन उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ पर कहानी के अंदर एक और लेयर ऐड होती है, जहाँ ग्रेच अपनी माँ के साथ इमोशनल अटैचमेंट के साथ जीती है, लेकिन उसे नए रिश्तों से कोई लगाव नहीं था। ग्रेच को पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपने पुराने घर जा सके। इस दौरान लुइस आ जाता है, जिसके पीछे कॉनिक भी आ जाता है। कॉनिक लुइस से कहता है कि उसको ग्रेच जैसी एक लड़की की तलाश है, और उसके पास ग्रेच के लिए एक जॉब भी है जिसमें वो अच्छी सैलरी दे सकता है। ग्रेच के पेरेंट्स एक होटल बनाने आए हैं, लेकिन ग्रेच भी थोड़ा काम करेगी। ग्रेच के पिता कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि वो ये काम करेगी, लेकिन ग्रेच हाँ कर देती है। ये ऑब्वियस है कि उसको पैसों की जरूरत है, और फिर जॉब का ऑफर ऐसा मिल रहा था, इसीलिए वो हाँ कर देती है। जिसके बाद कॉनिक उसको रिसेप्शनिस्ट का काम बताता है। काम समझाने के बाद ग्रेच काम पर लग जाती है। तभी एक गेस्ट वॉमिटिंग करने लगती है। ग्रेच आकर गुनगुनाने लगती है, और इस बीच आमला उसको दिखती है। तभी आमला अजीब तरीके से हिलने लगती है, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अपनी बहन को ऐसा देखकर ग्रेच उसके पास जाती है, लेकिन आमला उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से ग्रेच गिर जाती है और उसकी चीक्स पर स्क्रैच के निशान पड़ जाते हैं, जो कि बहुत अजीब होते हैं। इस बीच उनके माता पिता आ जाते हैं और उनको लगता है कि ग्रेच ने कुछ गलत किया है। सीन बदल जाता है। यहाँ ग्रेच अपने काम पर होती है। वहाँ उसके कलीग ट्रिक्सी उसके निशान के बारे में पूछती है। ग्रेच उसको बताती है कि उसकी बहन ने एक किया है, मतलब आमला ने। जिस पे ट्रिक्सी कहती है, तो मतलब तुम्हारी बहन ने ना। लेकिन ग्रेच ये कहकर इनकार करती है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उसको बहन नहीं मानती है। ग्रेच बताती है कि उसकी एक ट्विन बहन थी, लेकिन आमला ने उसको खाया, और इससे वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें प्रेगनेंसी स्टेज पर ट्विन में से एक फीटस मारा जाता है, और जो सर्वाइविंग फीटस होता है वो दूसरे को अब्सॉर्ब कर लेता है। इस वजह से आमला ने उसकी ट्विन बहन को इनडायरेक्टली खा लिया। अब ट्रिक्सी की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ग्रेच वहाँ पर अकेली है कि तभी वहाँ पर एक लड़की जो एड है रूम में आती है। एड यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आई है। इस बात पर ग्रेच को कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत अजीब होने वाला है। ग्रेच सोचती है शायद एड के आने से उसकी लाइफ में कोई चेंजेस आए।
आखिरकार उसको ये महसूस होता है कि हर नए चेहरे के साथ जब जज्बात और कहानियां शुरू होती हैं, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वक्त का चक्कर चालू हो गया हो। और इसी बीच वो हुडेड लड़की वहाँ पर रास्ते में आती है, जिसको बचाने के चक्कर में वो कार क्रैश हो जाती है, जिससे इन दोनों को काफी चोट आ जाती है। अब वो हुडेड लेडी उन पर हमला करने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, वहाँ पर कोई आ जाता है। अब इस समय वक्त का ये चक्कर हमको समझ में नहीं आता। इसके बाद ग्रेच की आंख सीधा अस्पताल में खुलती है, जहाँ पर उसके पास में कॉनिक बैठा होता है। यहाँ पर वो ग्रेच को साफ साफ समझा देता है कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसी ने उसके साथ ये सब किया हो। खैर, अब तभी वहाँ पर ग्रेच के पिता लुइस आते, जहाँ पर लुइस को अब भी ग्रेच से ज्यादा आमला की फिक्र थी। लेकिन ग्रेच के लिए ये समझना मुश्किल था कि उसके पिता क्यों इतने दीवाने हैं। ये सुनकर ग्रेच उसके पिता से बात करने की कोशिश करती है और वो हुडेड लेडी से भी डर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसके पिता उसे उल्टा खरी खोटी सुना देते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर उसको भागना ही था तो वो अपनी बाइसिकल से भागती। खैर, यहाँ पर दूसरी ओर एड भी होती है, जो कि ग्रेच की तरह ही घायल थी। अब रात को ग्रेच के पास हेनरी आता है, यानी वही डिटेक्टिव जो कि उसको ये बताता है कि कल रात उसने उसे हुडेड लेडी से बचाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कोई गया था, वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही था। हेनरी की आंखें जादू की तरह चमकती है जब वो अपने राज खोल रहा होता है। यहाँ पर वो कहती है कि अगर हेनरी को इस चीज के बारे में पता है तो वो सबको क्यों नहीं बता रहा, और सब उसको पागल समझ रहे हैं। इस पर हेनरी ये बोलता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। पहले उन्हें हुडेड लेडी को पकड़ना होगा। वो बताता है कि ये लेडी कुछ खौफनाक करके लोगों की जान ले रही है। अगर उसने उसकी हेल्प की तो वो जहाँ चाहे वहाँ पर ग्रेच को ले जा सकता है, लेकिन उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन को राज रखना होगा, जिसके चलते ग्रेच इस चीज के लिए मान गई थी। खैर, दूसरी ओर हम देखते हैं कि आमला की इस हालत का जिम्मेदार सब ग्रेच को मान रहे थे। उनको लग रहा था कि उसी के म्यूजिक की वजह से उसको दौरे पड़ते, लेकिन ग्रेच उनको ये कहती है कि ये सिर्फ एक म्यूजिक है। ग्रेच को ये समझ आ रहा था कि कुछ तो है जो सबको इस तरफ खींच रहा है। अब इसके बाद ग्रेच और हेनरी मिलते हैं, जहाँ पर हेनरी बोलता है कि एक आदमी है जो कि यहीं पास में केबिन में रहता है। वो आदमी एक दिन अनकॉन्शियस हो गया था और जब उसकी आंख खुली तब उसने अपने सामने एक ब्लड लेडी को देखा था, और वहीं पास में उसकी बीवी भी थी जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। उस औरत की आवाज हिप्नोटिक थी, जिसको सुनकर वो आदमी उस औरत का पीछा करते हुए जंगलों में चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तब उसको उसकी बीवी की लाश मिली, जो कि अपनी ही उल्टी से चोक करके मर गई थी। अब ये सब सुनकर ग्रेच को बहुत डर लगता है। हेनरी कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, टाउन में ऐसे और भी खून हुए थे। इनफैक्ट आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कई सारी ऐसी लेडीज थी। क्या ये सब भी इस खौफनाक प्लान का हिस्सा है? ग्रेच को ये भी याद आता है कि उस रात उसने देखा था जब एड से वो पहली बार मिली थी, वो औरत भी बार बार वोमिट कर रही थी। अब यही वजह थी कि ग्रेच का दिमाग इस केस में खुद को घुसाता चला जा रहा था। अब इस बीच हमें उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ट्रिक्सी थी। वहाँ पर ट्रिक्सी का बॉयफ्रेंड आता है, जो कि वही पुलिस वाला था जिसका नाम एरिक था, जो कि ग्रेच पर हमला होने पर उससे पूछताछ करने आया था, और उसने इन सब चीजों को एक प्रैंक बता दिया था। अब इस बार भी चीजें उन लोगों के साथ एक लूप में होने लगती है। वो एक ही काम को बार बार करने लगे हैं, यानी कि वो एक लूप में फंस गए हैं। तभी वहाँ पर वो हुडेड लेडी आ जाती है, जो कि अपने अंदर से एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करती है, और इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि ये लूप कोई और नहीं बल्कि यही हुडी लेडी क्रिएट कर रही है। यानी कि इस हिसाब से वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ वो ट्रिक्सी पर हमला कर देती है और ये आवाज सुनकर हेनरी वहाँ पर आ जाता है। वो विंडो से ये देखता है कि वो लेडी ट्रिक्सी के अंदर कोई स्लाइम चीज डाल रही थी, यानी कि कोई चिपचिपा पदार्थ डाल रही थी। तभी हेनरी अंदर आकर उस पर गोली चलाने लगता है, और इसी बीच वहाँ पर ग्रेच भी आ जाती है। लेकिन वो देखती है कि ट्रिक्सी अब मर चुकी है, जबकि एरिक वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो डेड लेडी अब जंगल में भाग जाती है और हेनरी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसको खाली हाथ लौटना पड़ता है। वो देखता है कि ट्रिक्सी को भी बाकी लोगों की तरह ही खत्म कर दिया गया है। हेनरी को ये एहसास होता है कि कोई कत्ल कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि इस पूरी कहानी में किसका हाथ है। फिर हम ग्रेच को देखते हैं, जो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। वो कॉनिक को देखती है, जो अमला के साथ था। कॉनिक वहाँ पर अपनी फ्लूट निकालता है, लेकिन बजाता नहीं है। ग्रेच अपने पिता और स्टेप मदर से झगड़ा करती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों हैं। कॉनिक ने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है, जबकि हमें तो अपने घर पर होना चाहिए था। ग्रेच को अपने परिवार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था
कि कॉर्निक उसको कंट्रोल क्यों कर रहा है। कॉर्निक अपनी फ्लूट बजाता है और एक पार्सल ग्रेच को देता है जो उसकी माँ का सामान होता है। ग्रेच के पिता लुइस उसको बताते हैं कि उसने घर बेच दिया है और ये सुनकर ग्रेच अपने पिता को मुक्का मारकर अपने कमरे में चली जाती है। ग्रेच को अपनी माँ से जुदाई का दुख होता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि क्यों उसको ये सामान दिया गया है। उस वक्त ग्रेच अपनी माँ के पुराने वॉइस मैसेजेस सुनती है जिसमें एक ग्रेच का भी होता है जो टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए मैसेज करती है। अमला ग्रेच को अपनी बहन समझती है, लेकिन ग्रेच ने उसको कभी भी बहन नहीं माना। ये सब सुनकर ग्रेच को खुद पर अफसोस होता है। फिर वो नीचे आती है और कॉर्निक से अपने घर वालों के बारे में पूछती है। कॉर्निक कहता है कि वो अस्पताल गए हैं क्योंकि अमला को ज्यादा दौरे पड़ रहे हैं। कॉर्निक ग्रेच को एक चांस देता है कि वो वहाँ से भाग जाए और एक नोट छोड़ दे। ग्रेच पहले तो कंफ्यूजन में होती है, लेकिन फिर वो भागने के लिए तैयार हो जाती है। कॉर्निक ग्रेच को उसके घर ले जाता है जहाँ पर ग्रेच देखती है कि एरिक ने हेनरी को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। ग्रेच कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कॉर्निक बताता है कि हेनरी को इस केस से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन वो फिर भी इसमें इन्वॉल्व है। ग्रेच को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए। कॉर्निक जो एक साइंटिस्ट था, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ अजीब क्रिएचर्स को पैदा कर रहा था। इन क्रिएचर्स को वो अपने रिसर्च के थ्रू कंट्रोल करने का तरीका भी निकाल चुका था। ये क्रिएचर्स को काबू में रखने के लिए वो एक खास फ्लूट का इस्तेमाल करता था जिसमें से वो आवाज निकलती थी। वो आवाज उनको कंट्रोल में रखने में मदद करती थी। वो इस टेक्निक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था, लेकिन इसमें उसकी एक पर्सनल रिसर्च भी शामिल थी। इस बात से ये भी साबित होता है कि ग्रेच के पेरेंट्स बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो ग्रेच के म्यूजिक से परेशान होते थे, क्योंकि वो म्यूजिक क्रिएचर्स के लिए मुश्किल पैदा करता था। यानी ग्रेच का म्यूजिक इन क्रिएचर्स के लिए खतरनाक साबित होता था, और ये बात हमें अब समझ में आती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कॉर्निक ने ग्रेच को कैद कर लिया था ताकि वो उसके अंदर एग इम्प्लांट कर सके। ये क्रिएचर्स इंसानों के अंदर अपने एग्स इम्प्लांट करके अपनी स्पीशीज को बढ़ावा देते थे। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ग्रेच को मारना जरूरी था, और उस वक्त कॉर्निक उसका गला घोट रहा होता है। कॉर्निक को अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसी वक्त हेनरी वहाँ पर आ जाता है और कॉर्निक को गोली मारकर ग्रेच की जान बचा लेता है। हेनरी काफी अरसे से इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे था और उसने पहले भी अपनी बीवी को इन अजीब हालातों में खो दिया था। वहाँ एक और क्रिएचर होती है जो ग्रेच के अंदर एग इम्प्लांट करने वाली थी, लेकिन हेनरी उसको भी मार डालता है। ये क्रिएचर भी ग्रेच के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन वक्त पर हेनरी ने उसको मारकर सबको बचा लिया। अब जब ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो हम आमला को देखते हैं जो अस्पताल में होती है। आमला काफी मुश्किल हालात में थी और उस वक्त बेथ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। बेथ को जल्दी से लुइस के घर ले जाया जाता है जहाँ आमला भी होती है। डॉक्टर बोनोमो का इसमें हाथ था जो सीक्रेटली इस प्रोसेस में शामिल थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रेच और हेनरी को ये बात पता चलती है कि ग्रेच के डैड और उसकी स्टेप मॉम भी इस जगह आए थे। वो दोनों अपना हनीमून मनाने आए थे, लेकिन उस वक्त ग्रेच की मॉम के अंदर एग इम्प्लांट किया गया था, यानी उनको वहाँ पर रोकना, और सब कुछ इसी प्लान का हिस्सा था। ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था और अब इसका असर सामने आ रहा था। हेनरी को अब ये पता चल गया था कि जो उसकी बीवी के साथ हुआ था वो भी इन्हीं क्रिएचर्स का काम था। हेनरी का मकसद इन सब क्रिएचर्स को मारना था, लेकिन इसी वक्त कॉर्निक वापस आ जाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टर बोनोमो को गोली मार देता है। वो अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता था। वहाँ आकर कॉर्निक एलेमे के पास जाता है, लेकिन ग्रेच को लगता है कि वो उसको मारने आया है। इसी वजह से ग्रेच अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसको रोकने की कोशिश करता है। ग्रेच को अपनी बहन का ख्याल आता है और उस वक्त वो हेनरी को अपनी बटरफ्लाई नाइफ से चोट लगा देती है। हेनरी वहाँ पर गिर जाता है, लेकिन असल में वो उसकी मदद कर रहा था। ग्रेच अपनी बहन को वहाँ से निकालकर भागने लगती है, लेकिन तभी वो हुडेड लेडी वापस आती है और अब जाकर पता चलता है कि वो हुडेड लेडी अमला की असली माँ है। उसने बेथ के अंदर एक इम्प्लांट किया था और वो अपनी बेटी को वापस लेने आई थी। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि अमला का कनेक्शन इन सब क्रिएचर्स के साथ था। वो हुडेड लेडी बहुत जोर से चीखती है, जिससे आमला ग्रेच को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। ग्रेच भी उसके पीछे जाती है जहां पर ढेर सारे शेल्फ्स थे। वो उनके पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वहां पर वो लेडी आ जाती है और वो उसको ढूंढने लगती है। हेनरी भी वहां पर आ चुका था और वो अमला को ढूंढ रहा था ताकि वो उसको मार सके। अब यहाँ पर हेनरी उन शेल्फ को गिरा देता है। तभी उसको अमला भागते हुए नजर आती है और वो उसके पीछे चला जाता है, लेकिन तभी होता ये है कि सामने से कॉर्निक आ जाता है और यहाँ पर वो एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। खैर इसी बीच अमला वहां से निकल जाती है और उधर वो लेडी फाइनली ग्रेच को ढूंढ लेती है,
लेकिन ग्रेच अपनी नाइफ से उसका गला काटकर उसको मार डालती है, यानी कि उसने अमला की बायोलॉजिकल मदर को मार दिया था। उसके बाद वो आगे बढ़ती है अमला को लेने के लिए। अब यहाँ पर वो उसके रूम में पहुंचती है जहाँ पर कॉनिक और हेनरी आपस में लड़ रहे थे। ग्रेच कॉनिक को बताती है कि उसने उस लेडी को मार दिया है, यानी कि हुडेड लेडी को, जिसके बाद कॉनिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे तैसे ग्रेच उस दूसरे रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पर अमला भी थी। वो अमला को समझाती है और उसे इशारों में बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसकी बहन है। वो उसको फाइनली एक्सेप्ट करना चाहती है और ये चीज जानकर अमला उसके पास आकर उससे गले लग जाती है। कहीं ना कहीं दोनों के अंदर बॉन्डिंग हो गई थी। भले ही फिर क्यों ना वो डिफरेंट स्पीशीज की हो, लेकिन उसको अपनी बहन के लिए काफी फीलिंग्स है। पर शायद अमला को अपनी बहन से प्यार था। खैर, अब ये दोनों भी वहाँ से निकलने के लिए रेडी थे और वो हेनरी से हेल्प मांगती है। उसके बाद वो उसकी हेल्प करता है और दोनों को प्रोटेक्ट करता है कॉनिक से। लेकिन कॉनिक उनको नहीं मारेगा क्योंकि अमला उसके लिए स्पेशल थी। क्योंकि हुडेड लेडी के मरने के बाद अमला की स्पीशीज उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए उसको एक्सपेरिमेंट के लिए अमला चाहिए थी। लेकिन अमला अब यहाँ पर ग्रेच के कानों को बंद करके अपनी बहुत ही खतरनाक वॉइस निकालती है, जिससे यहाँ पर हेनरी और कॉनिक को तकलीफ होने लगती है। इसी बीच वो दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को गन शॉट से मार देते हैं और दोनों मारे जाते हैं। यहीं पर हम एड को भी नोटिस करते हैं, जो कि शायद से ग्रेच से प्यार करती होगी। जिसके बाद एड इन दोनों को अपनी कार में बैठा लेती है। उसके बाद वो सब वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके साथ कुकू फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज के इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।